नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्विज 25 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, फिर हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म? ये न्यूज़ में आ रहा है वैक्सीन नेशनलिज्म करके एक फ्रेज, इसका मतलब क्या है? Question number 2. With respect to the Asian Infrastructure Investment Bank, which of these statements are correct? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कुछ 500 मिलियन का लोन दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो इनके बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स लिखा है, इसमें कौन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following agency has recently included 108 systems and subsystems to strengthen indigenous defense production to achieve आत्मनिर्भर भारत अभियान? देखो, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इंडिया में अभी बनेगा, डिफेंस इंपोर्ट्स भी बैन किया था गवर्नमेंट ने। तो अभी इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एजेंसी 108 सिस्टम्स एंड सबसिस्टम्स का पूरा प्रोग्राम लेके आया है। तो ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4. विद रेस्पेक्ट टू द रीसेंट अनाउंसमेंट्स इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST रेट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये कल ही अनाउंस हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Question number 5. Nokhai Johar, a festival celebrated to welcome the new crop of the season, is predominantly celebrated in which of the following state? इनमें से कौन से स्टेट में predominantly celebrate हो रहा है? मतलब उस स्टेट में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है और अगल बगल के स्टेट्स में भी है, तो ये कौन सा है इसमें से? Question number 6. With respect to the DNA technology use and application regulation bill 2019, which of the following statements are correct? Question number 7. Who has been appointed as the new managing director of the State Bank of India? Question number 8. Which of the following tribal groups have been categorized by Ministry of Home Affairs as particularly vulnerable tribal groups? Question number 9. Which of the following application in India launched Open API service to help the people, businesses and the economy in its efforts to return to normalcy? COVID-19 के बारे में है ये। तो कोविड-19 के बाद नॉर्मलसी में आने के लिए एक ऐप है, इसमें ओपन API सर्विस खोला है। तो ये पीपल बिजनेसेस एंड द इकोनॉमी, इन सबको नॉर्मलसी में रिटर्न होने के लिए हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 10. विच डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन बाय द यूनाइटेड नेशंस? तो हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुए। देखते हैं अभी इनके आंसर्स क्या है। Question number 1. What is the meaning of vaccine nationalism? Answer is one only. When a country manages to secure doses of vaccines for its own citizens or residents and prioritizes its own domestic markets before they are made available in other countries. जब कोई country manages to secure, उनके पास वैक्सीन प्रोड्यूस करते या they manage to secure, कहीं से खरीदते हैं for its own citizens or residents and prioritizes its own domestic markets before they are made available in other countries. दूसरे कंट्री में देने से पहले अपने सिटीजन्स के लिए अपने देश में यूज़ करने का एक तरीका है, इसको बोलते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म। राइट, पहले अपने देश को देखेगा फिर दूसरे देशों को। देखो, व्हेन ए कंट्री, वही मैंने जो बोला वही लिखा है। For example, the United States, United Kingdom, Japan and European Union have spent tens of billions of dollars on deals with vaccine front runners such as Pfizer Inc., Johnson & Johnson and AstraZeneca PLC even before their effectiveness is proven. तो इसको बोलते हैं प्री परचेस एग्रीमेंट्स। मतलब वो वैक्सीन अच्छा है नहीं है ये पता नहीं है, उनसे पहले ही ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, उन्होंने ऑलरेडी प्री परचेस एग्रीमेंट्स रेडी कर लिया कि आपका जब भी रेडी हो जाएगा हमें दे दो। तो ये एक्चुअली पूरे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं आप ही लोग पहले यूज़ करोगे पूरा आप लोग खरीद लोगे। तो इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है वैक्सीन नेशनलिज्म का। तो आजकल ये वर्ड न्यूज़ में है वैक्सीन नेशनलिज्म, ये जाना ज़रूरी है क्या है। वैक्सीन नेशनलिज्म इज नॉट न्यू। देखो, द प्रेजेंट रेस टू होर्ड COVID-19 vaccines harks back to a similar situation that happened in 2019 during the H1N1 flu pandemic. 2009 में जब H1N1 फ्लू पैंडेमिक हुआ था तब भी ये वैक्सीन नेशनलिज्म हो रहा था। Australia, the first country to come up with a vaccine, blocked exports while some of the wealthiest countries entered into pre-purchase agreements with severe pharmaceutical companies. US alone obtained the right to buy 6 lakh doses.
तो यही हुआ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया जब H1N1 का वैक्सीन बना के लाया था तो उन्होंने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिया था, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया वाले यूज करेगा। तो देखो उसके बाद यूएस ने अकेले ही 6 लाख डोसेस खरीद लिए, तो बाकियों के लिए क्या बचेगा? तो यही है वैक्सीन नेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, with respect to the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB, which of the statements are correct? तो 2 and 3 ओनली, मतलब 1 गलत है। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज ए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्ड इन काठमांडू, नेपाल, ये गलत है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो ये न्यूज में क्यों है। ऑन August 24, 2020, मतलब कल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड AIIB साइन लोन एग्रीमेंट ऑफ $500 million टू इंप्रूव सर्विस क्वालिटी, सेफ्टी एंड नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ सबअर्बन रेलवे सिस्टम इन मुंबई। देखो AIIB से अपने देश में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे लोन लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए या और कुछ कारण के लिए लोन लेते हैं। तो द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज ए मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक विद ए मिशन टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया। तो इसकी पर्पस भी यही है, लोन ले सकता है। हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग, वी बिगैन ऑपरेशंस in January 2016 and have now grown to 103 approved members worldwide. तो इसका वर्ल्ड वाइड 103 मेंबर्स है। इनके हेडक्वार्टर काठमांडू में नहीं है, बीजिंग में है, चाइना में है। अब इंडिया रिमेन्स द बिगेस्ट बोरोवर ऑफ चाइना लेड AIIB। ये चाइना लीड करता है और इंडिया इसके बिगेस्ट बोरोवर है। द बोरोइंग स्केल ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी आउट ऑफ प्रपोर्शन टू इट्स शेयर होल्डिंग पोर्शन इन द बैंक। इनके जितना शेयर होल्डिंग परसेंटेज इंडिया का, उससे कहीं ज्यादा है इंडिया का बोरोइंग्स। कंट्री विद बिगेस्ट वोट शेयर इन AIIB इज चाइना। सबसे बड़ा वोट शेयर किसके पास है? चाइना, 26.65% है। इंडिया के पास 7.65% है। रशिया विद 6.06% है। जर्मनी एंड साउथ कोरिया टू कंसिडरेबल अमाउंट्स। अभी as of July 2020, AIIB has approved $19.6 billion for 87 projects in 24 economies. India alone has received $4.3 billion देखो from AIIB for 17 projects as of July 2020. This is almost 25% of total loans. देखो बैंक जो लोन दे रहा है उसके 25% इंडिया ने ले लिया, जबकि इंडिया का वोट शेयर केवल 7.65% है और इंडिया ने AIIB से 25% जो पूरा लोन दिया है डिफरेंट कंट्रीज को, उसमें से 25%, 1/4 इंडिया ने ले लिया है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following agency has recently included 108 systems and subsystems to strengthen the indigenous defense production to achieve Atmanirbhar Bharat Abhiyan? तो आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। Defense Research and Development Organization has taken several initiatives to strengthen indigenous defense production under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Recently, DRDO has included 108 systems and subsystems to achieve Atmanirbhar Bharat Abhiyan. देखो 2-3 हफ्ते पहले ही न्यूज आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस इंपोर्ट्स कम कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान पॉलिसी के अंदर हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और हमारे देश में जितने भी एजेंसी से जो डिफेंस आइटम्स बनाते हैं उन्हीं से हम आइटम लिया करेंगे अभी। तो इसमें सबसे मेजर ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस सेक्टर में हमारा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब रिसेंटली DRDO ने 108 सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स का एक लिस्ट बनाया, बोला ये आइटम्स, ये डिफेंस इक्विपमेंट्स हम बनाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश भी कर लिया। अभी इसकी हाइलाइट्स क्या है? अंडर द न्यू इनिशिएटिव DRDO विल प्रोवाइड सपोर्ट टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट द आइडेंटिफाइड 108 सिस्टम्स। तो जो 108 सिस्टम्स अभी बनाने का तैयार किया है उसमें वो लोग डिजाइन का, डेवलपमेंट का और टेस्टिंग का प्लान कर रहा है। बाय दिस इट इंटेंड्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, R&D एस्टैब्लिशमेंट्स एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज। ये किसके लिए बना रहे हैं? एक तो आर्म फोर्सेस के लिए बनाएगा, फिर R&D एस्टैब्लिशमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए बनाएगा और अदर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी। Thereby, DRDO will now focus on design and development of advanced technologies and systems. Right? Current scenario क्या है? At present, DRDO consists of 1,800 MSMEs. ठीक है? Medium, small and micro enterprises, along with ordnance factories, defense public sector units. मतलब basically DRDO के बारे में बोला है। DRDO में 1,800 MSMEs है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, DPSUs बोलते हैं, जैसे HAL है, वो सब DPSU है। एंड दिस MSMEs एज इट्स डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स, दिस विल हेल्प इंडिया बूस्ट इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट एक्सटेंसिवली। हम बनाएंगे और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे।
India has also taken several steps to boost domestic defense production. India has banned import of 101 defense items recently, जो मैंने अभी बोला था. Question number 4. With respect to the recent announcements in goods and service tax rates, which of these statements are correct? तो आंसर C है 1 and 2, दोनों सही है. क्या है वो? Businesses with annual turnover of up to 40 lakhs are accepted from GST, right? People with turnover up to rupees 1.5 crores shall opt for composition scheme and shall pay 1% tax. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है रीसेंट अनाउंसमेंट के हिसाब से. देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन. ऑन August 24, 2020, the finance minister Nirmala Sitharaman announced that the businesses with annual turnover of up to rupees 40 lakhs are exempted from GST. Earlier the limit was rupees 20 lakhs. तो पहले 20 lakhs का था एनुअल टर्नओवर, उसके नीचे जो आएगा उसको जीएसटी नहीं पे करना था. अब वो 40 लाख हो गया, राइट. अब आता है जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम. क्या है ये? जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम इज अ टैक्स पेइंग मैकेनिज्म ऑफर्ड टू स्मॉल बिजनेसेस. ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस के लिए एक जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम है जिसका टर्नओवर ज्यादा नहीं है. When compared to normal GST filing, the composite scheme offers two main benefits: reduced paperwork and complaints and lower tax liability. देखो, GST फाइल करना है. अब बड़े बिजनेस और छोटे बिजनेस करने दोनों एक जैसे नहीं करेंगे. जो छोटे बिजनेस करता है उनके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम. इसमें क्या है? रिड्यूस पेपर वर्क है एंड लोअर टैक्स लायबिलिटी है. देखो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ. नॉर्मल टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, साल में 4 बार उनको रिटर्न फाइल करना है. हर क्वार्टर में, पहले 3 क्वार्टर में एक और 14 जो है एक एनुअल रिटर्न भी देना है. ठीक है, तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया, स्मॉल बिजनेस करने वाले अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया तो आपको साल में केवल 2 रिटर्न करना है, एक क्वार्टर का और एक एनुअल. दूसरे वालों को 3 क्वार्टर का और एक एनुअल, तो 4 से सीधा 2 हो गया. Upon registering for the composition scheme under GST, you are liable to pay tax at a fixed rate of 1% to 6% of your turnover. देखो 6% तक ही है टैक्स. कुछ बिजनेस के लिए 1% है और कुछ बिजनेस के लिए वो 6% तक है. इसका भी एग्जाम्पल है. इफ यू आर ए मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स अदर देन टोबैको, आइसक्रीम और पैन मसाला, देन थैंक्स टू द कंपोजिशन जीएसटी यू जस्ट हैव टू पे 1% टैक्स बेसिस योर टर्नओवर. अगर आपका बिजनेस टोबैको, आइसक्रीम और पान मसाला का नहीं है तो आपको स्मॉल बिजनेस वालों को 1% जीएसटी पे करना है. क्वेश्चन नंबर 5. Nokhai Johar, a festival celebrated to welcome the new crop of season, is predominantly celebrated in which of the following state? The answer is A, Odisha. On August 20, 2020, Nokhai Johar festival was celebrated in Odisha, Chhattisgarh and other neighboring states. देखो ये ओडिशा और नेबरिंग स्टेट्स में मनाया जाता है, पर प्रिडोमिनेटली वेस्टर्न ओडिशा में ज़्यादा मनाया जाता है. इट इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द न्यू क्रॉप ऑफ द सीजन, राइट. It is also called Nokhai Parab or Nokhai Bhedkar. During the festival, food grains are worshipped. Food grains को worship करते हैं. The locals organize dances, folk songs in their districts, displaying their culture and tradition. It is predominantly celebrated in Western Odisha. However, this year due to COVID-19 lockdown, people celebrated the festival inside their homes. वो तो होना ही था. Nokhai Johar festival के बारे में ये. Question number 6. With respect to the DNA Technology Use and Application Regulation Bill 2019, which of the following statements are correct? तो आंसर बोथ 1 and 2 है. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही लिखा है. तो पहले हम एक्सप्लेनेशन में चलते हैं. इससे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज डीएनए. देखो ये डीएनए एविडेंस, डीएनए ये क्या होता है? डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द ह्यूमन बॉडी. वर्चुअली एवरी सेल कंटेन्स डीएनए. देखो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है. हमारे शरीर में सब सेल में ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी कंटेन्स डीएनए. चाहे वो हेयर है, बाल हो, स्किन का सेल्स हो, ब्लड हो, सलेवा हो, बोन हो, कोई भी पार्ट ले लो, सभी में डीएनए आपको मिल जाएगा. सारे सेल्स में आपको डीएनए मिल जाएगा. और इंपॉर्टेंटली डीएनए डज नॉट चेंज थ्रू आउट ए पर्सन्स लाइफ. वो डीएनए आपका एज बढ़ने से वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहता है. The value of DNA evidence DNA is a powerful investigative tool because with the exception of identical twins, no two people have the same DNA. ये तो फिंगरप्रिंट जैसा है. देखो DNA दुनिया में जितने भी है आदमी है वो सबका अलग अलग है. एक ही कंडीशन में 2 आदमी का DNA मैच कर सकता है जब वो
आइडेंटिकल ट्विंस हो, अगर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो किसी का भी डीएनए सेल मैच नहीं होगा। Therefore, DNA evidence collected from a crime scene can be linked to a suspect or can eliminate a suspect from suspicion। दो चीज हो गया। देख लो, जहां कोई क्राइम कंडक्ट हुआ है उधर से पहले फोरेंसिक वाले आके पूरा सैंपल्स लेते हैं, सलेवा गिरा है, किसी का बाल गिरा है, ठीक है, कुछ स्किन सेल्स पड़ा है, ये सब कलेक्ट करते हैं। तो ये मैच कर सकता है, जिसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करके पकड़ते हैं उसका डीएनए सैंपल्स लेते हैं और क्राइम एरिया से जो डीएनए सैंपल्स मिला वो भी कंपेयर करता है, तो उससे इजी हो जाएगा काम। अब तीसरा क्या है, ड्यूरिंग ए सेक्सुअल असोल्ट फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल एविडेंस सच एज हेयर, स्किन सेल्स, सेमेन और ब्लड कैन बी लेफ्ट ऑन विक्टिम्स बॉडी और अदर पार्ट्स ऑफ द क्राइम सीन। जहां क्राइम सीन है, जहां सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, तो जो विक्टिम के शरीर से बहुत सारे सैंपल्स ले सकते हैं, जैसे हेयर हो गया, स्किन सेल्स हो गया, सेमेन हो गया, ब्लड हो गया, ये सब ले सकता है और ये भी उससे डीएनए सेल्स निकाल के वो कंपेयर कर सकता है। जिस एक किससे कंपेयर करेगा, ये इससे कंपेयर करेगा जहां जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेट करके पकड़ते हैं और कैन बी कंपेयर्ड विद नॉन सैंपल्स टू प्लेस ए सस्पेक्ट एट द सीन ऑफ द क्राइम। नॉन सैंपल से भी ये कंपेयर करेगा। देखो, ये भी बिल में एक प्रोविजन है, जो क्राइम क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसका है उसका डीएनए सैंपल्स लेके रखेगा। अब इसी हो जाएगा, जहां कोई क्राइम कंडक्ट हुआ सबसे पहले इनसे कंपेयर करेंगे, तो ये भी एक ऑप्शन है, राइट। द प्राइमरी इंटेंडेड पर्पस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019 इज फॉर एक्सपैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए बेस्ड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजीज। देखो, जो डीएनए बेस्ड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपैंड करेगा एक बिल से, टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो और स्ट्रेंथन हो जाएगा, उनमें और स्टैंडर्ड्स आ जाएगा। द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन विल एम्पावर द क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बाय एनेबलिंग द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए एविडेंस। अब डीएनए एविडेंस का एप्लीकेशन करेंगे, मतलब डीएनए हमेशा चेक करेगा, कंपेयर करेगा, विच इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि डीएनए दो आदमी का मैच नहीं होगा, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, एकदम टॉप स्टैंडर्ड है। Establishment of national and regional DNA data banks as envisaged in the bill will assist in forest investigation। देखो, यही मैंने बोला था, एक नेशनल और रीजनल डीएनए डाटा बैंक्स बनाने का प्लान इस बिल में है। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है जो ड्राफ्ट को चेक करने के लिए, उन्होंने ये जो पॉइंट में कंसर्न्स उठाया है, ये लोगों की प्राइवेसी में प्रॉब्लम करेगा करके, तो इसलिए आजकल ये न्यूज़ में है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर इज अश्विनी भाटिया। Ashwini Bhatia has been appointed as the managing director of the State Bank of India. He has been appointed as the managing director up to the date of his superannuation May 31, 2022. ऐसा भी इतना important नहीं है। Bhatia is currently working as the managing director and chief executive officer at SBI Mutual Fund. SBI Mutual Fund का CEO था पहले। अब he will be appointed in place of PK Gupta, who superannuated on March 31. Right? अब चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है? रजनीश कुमार है। ये अभी जो अपॉइंट हुआ है ये क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है। हेडक्वार्टर्स एसबीआई का मुंबई में है। 1 जुलाई 1954 को फाउंड हुआ था। अब जो बाकी तीनों ऑप्शन है ये भी बताता हूँ क्या है। मल्लिकार्जुन राव ये सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक है। आदित्य पुरी सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक है। एंड अजय त्यागी डायरेक्टर ऑफ सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following tribal groups have been categorized by Ministry of Home Affairs as particularly vulnerable tribal groups? Answer is 1, 2, 3 and 4. चारों है लिस्ट में। देखो, ये आज के हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ था। वायरस ब्रीचेस ऑन द वॉल, 4 बोंडास टेस्ट पॉजिटिव। इसे हमें क्या पता चल गया? बोंडास करके एक ट्राइबल है। बोंडास ट्राइब के बारे में देखा तो पता चल गया ये बोंडास ट्राइब जो उड़ीसा में है, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में, ये पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में है। अब पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या है? देखो, 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। PVTGs reside in 18 states and UT of Andaman and Nicobar Islands। 18 स्टेट, इंडिया में 18 स्टेट में PVTGs आपको मिलेगा। The Ministry of Tribal Affairs implements the scheme of development of particularly vulnerable tribal groups exclusively for them।
तो मिनिस्ट्री जो ट्राइबल अफेयर्स है वो इनके लिए एक्सक्लूसिवली डेवलपमेंट स्कीम निकालता है. अंडर द स्कीम कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट annual plans are to be prepared by each state union territory for their PVTGs based on their need assessment which are then appraised and approved by the project appraisal committee of the ministry. तो ये स्टेट का काम है, ठीक है, इनका देखभाल करना, इनका वेलफेयर देखना और कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट और एनुअल प्लान्स प्रिपेयर करना और ये असेसमेंट, ये मतलब इनको असेस करेगा और ये सब बनाएगा. ये रिपोर्ट फिर एक प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी अपना देश का उधर जाएगा, फिर वो अप्रूव करेगा. एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीबीटीजीज आर अंडरटेकन इन सेक्टर्स ऑफ, देखो कौन कौन से सेक्टर्स में एक्टिविटीज है, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड हैबिटेट, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर एक्सेट्रा. देखो ट्राइब्स के बारे में जितने भी न्यूज़ है सब इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है ट्राइब्स के बारे में. अब ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ऑफिशियल साइट्स में जाइए, आपको जो 18 स्टेट्स में, इंडिया के 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जितने भी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से उसका लिस्ट मिल जाएगा, वो पढ़िए. राइट. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इन इंडिया लॉन्च्ड ओपन एपीआई सर्विस टू हेल्प द पीपल, बिजनेसेस एंड द इकोनॉमी इन इट्स एफर्ट्स टू रिटर्न टू नॉर्मलसी. तो आंसर ऑप्शन ए आरोग्य सेतु है. तो बेसिकली क्या पूछा गया, ओपन एपीआई सर्विस करके एक इनोवेटिव फ्यूचर लॉन्च किया है. कौन से ऐप ने, ये किसके लिए, टू हेल्प द पीपल, बिजनेसेस एंड द इकोनॉमी इन इट्स एफर्ट्स टू रिटर्न टू नॉर्मलसी. कोविड-19 में जो पीछे रह गया था, जो इकोनॉमी हमारा पीछे रह गया, जो बिजनेसेस थोड़ा स्लो डाउन हो गया, ये सब वापस उसी फॉर्म में आना चाहते हैं जो पहले थे. तो इसमें अभी डर भी है कि कौन कौन कोविड इन्फेक्टेड है, कौन कौन नहीं है. तो इसके लिए एक ऐप में एक फीचर डाल दिया, ओपन एपीआई सर्विस. ये क्या है देखते हैं. An innovative feature open API service has been introduced by the Arogya Setu to help the people, businesses and economy in its efforts to return to normalcy. Right. The newly launched service will help the organizations to get the health status of their employees as well as any other Arogya Setu user without violating their data privacy. तो डाटा प्राइवेसी को वायलेट नहीं करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉयज का हेल्थ स्टेटस इस फीचर से जान सकते हैं. वैसे आरोग्य सेतु ऐप आप लोग सबको पता ही होगा क्योंकि कोविड के टाइम पे ही निकाला था कि हमें पता चलेगा हमारे आसपास में कोई कोविड इन्फेक्शन है या नहीं. अब इसमें जो भी इन्फेक्टेड है वो अपना हेल्थ स्टेटस अपलोड कर सकता है इस ऐप के थ्रू. अगर वो कंसेंट दे दिया, जिस बंदे अपलोड कर रहा है कंसेंट दे दिया, हाँ मेरा हेल्थ स्टेटस शेयर कर सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये इंटरफेस के थ्रू, ये एपीआई सर्विस के थ्रू जान सकता है कि कौन कौन अपने एम्प्लॉयज में इन्फेक्टेड है नहीं है, ताकि उनको काम में बुलाए नहीं बुलाए ये सब वो डिसाइड कर सकता है. द सर्विस वुड बी अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस एंटिटीज हु आर रजिस्टर्ड इन इंडिया विद मोर देन 50 एम्प्लॉयज. जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास 50 एम्प्लॉयज से ज़्यादा है वो ये सर्विस अवेल कर सकता है. दे कैन यूटिलाइज द सर्विस टू क्वेरी द आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इन रियल टाइम and will receive the health status of their employees or any other Arogya Setu user who have given their consent for sharing their health status with the organization. कंसेंट देना जरूरी है, इसलिए बोला डाटा प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर रहा है. तो ओपन यूपीएस सर्विस किसने लॉन्च किया, आरोग्य सेतु ने लॉन्च किया. राइट. वैसे एपीआई सर्विस ऑटोमेटेड प्रोग्राम इंटरफेस है, उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. एक मोबाइल एप्लीकेशन में एक फीचर है प्रोग्राम इंटरफेस. राइट. क्वेश्चन नंबर 10, which day is being observed as International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its abolition by United Nations? तो आंसर इज ऑप्शन ए 23rd of August. इसकी थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं क्या है. नाइट ऑफ 22nd to 23rd August 1791 in Santo Domingo, today Haiti and Dominican Republic, saw the beginning of uprising that would play a crucial role in abolition of transatlantic slave trade. तो 1791 में सैंटो डोमिंगो में एक अपरेशन हुआ अगेंस्ट स्लेव ट्रेड. उसी के बैकग्राउंड में, उसी की मेमोरी में हर साल 23rd अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन मनाया जाता है. इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन नंबर ऑफ कंट्रीज, इन पार्टिकुलर इन हैती. सबसे पहले हैती में कंडक्ट कराया गया 23rd अगस्त 1998 में. अंगोरी इन सेनेगल में ठीक अगले साल 1999 में. कल्चरल इवेंट्स एंड डिबेट्स टू वर ऑर्गेनाइज्ड. कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया, डिबेट्स ऑर्गेनाइज किया इसके बारे में.
Year 2001 saw the participation of the Mulhouse Textile Museum in France in the form of a workshop for fabrics called Indigenous Day Treaty. देखो 2001 में मुल्होस टेक्सटाइल म्यूजियम फ्रांस में उन्होंने क्या किया, एक वर्कशॉप कंडक्ट कराया फैब्रिक्स के लिए। वो एक टेक्सटाइल मतलब एक टेक्सटाइल म्यूजियम है, तो उन्होंने एक वर्कशॉप कंडक्ट कराया फैब्रिक्स के बारे में। तो उसका नाम रखा क्या, इंडियनेस डे ट्रेट है। इंडियनेस डे ट्रेट है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये विच सर्व्ड एज करेंसी फॉर द एक्सचेंज ऑफ स्लेव्स इन द 17th and 18th centuries। 17th and 18th centuries में जो स्लेव ट्रेड होता था उसमें जो करेंसी यूज करते थे उसका नाम है इंडियनेस डे ट्रेट है, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 23 अगस्त इज आंसर। वैसे बहुत सारे दिन आपको मिलेगा, हर दिन एक एक दिन आपको मिलेगा, कोई ना कोई दिन होगा, उसमें से इंपॉर्टेंट निकाल के आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। उम्मीद है आप लोग आंसर कर पाया और कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिला। इस पीपीटी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।